नमस्कार। बीच बहस में निर्मल वर्मा समूह के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, बीच बहस में निर्मल वर्मा समूह हमने हिंदी के एक बड़े और जरूरी लेखक निर्मल वर्मा जी के साहित्य संसार और उनके जीवन और इसके माध्यम से साथ ही साथ देश दुनिया के तमाम मुद्दों को समझने के लिए ये समूह बनाया था। तो आज इसका तीसरा आयोजन है और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमरेंद्र कुमार शर्मा जी। इनका मैं एक संक्षिप्त परिचय पढ़ देता हूं आपके लिए। कवि और आलोचक अमरेंद्र कुमार शर्मा जी की पैदाइश मगध की धरती से है। उनकी अध्ययन यात्रा मगध से होते हुए दिल्ली और दिल्ली से होते हुए विदर्भ तक जाती है। अमरेंद्र जी की अब तक 2 आलोचना पुस्तकें क्रमशः आपातकाल हिंदी साहित्य और पत्रकारिता तथा आलोचना का स्वराज प्रकाशित हैं। आलोचना, नया ज्ञानोदय, वागर्थ, वसुधा, समयांतर, बहुवचन, वर्तमान साहित्य, पक्षधर, अनहद, लमही, कथादेश, साखी, पाखी, प्रस्थान, परिचय, समकालीन सोच, समकालीन भारतीय साहित्य, पुस्तक वार्ता, पूर्वग्रह, अभिनव कदम आदि पत्रिकाओं में लगभग 50 से अधिक लेख सहित कई साक्षात्कार और कविताएं प्रकाशित हैं। तुलनात्मक साहित्य विश्वकोश और वर्धा शब्दकोश परियोजना में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साहित्य के साथ कला माध्यमों और सामाजिक विज्ञान के रिश्ते पर लगातार चिंतन और लेखन रहा है अमरेंद्र जी का। इसके अलावा अमरेंद्र जी ने अभी हाल ही में युद्ध और कविता पर एक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किया है। आजकल ज्ञान के विकास में नदी, यात्रा और स्वप्न के रिश्ते की पड़ताल के साथ साथ विश्व के क्लासिक उपन्यासों और उन पर बनी फिल्मों, भारतीय साहित्य के क्लासिक उपन्यासों और उन पर बनी फिल्मों, इस पर वो तुलनात्मक रूप से एक विस्तृत परियोजना पर कार्य कर रहे हैं। संप्रति वो महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में 2007 से अध्यापन कार्य कर रहे हैं और 2012 से अभिनव कदम नाम की पत्रिका का सह संपादन कर रहे हैं। आज का जो विषय है हमारे कार्यक्रम का अमरेंद्र जी द्वारा चुना हुआ, वो है परिंदे, आत्म और स्व की दरारें। परिंदे, जैसा कि आप जानते ही हैं, निर्मल जी की कालजयी कहानी है जिसे आलोचक नामवर सिंह ने हिंदी की पहली कहानी माना था कायदे से। और जो विषय है यहाँ पे आत्म और स्व की दरारें में, आत्म से आशय है आइडेंटिटी से हमारी, और स्व से आशय है सेल्फ से। सो इस पर चर्चा करेंगे अमरेंद्र जी। और हाँ, अब अमरेंद्र जी को मैं स्क्रीन स्पेस देता हूँ, वो आए अपनी बात रखें। नमस्कार आप सभी को, और शुक्रिया बीच बस में निर्मल वर्मा के इस मंच को, जिन्होंने कि मुझे ये अवसर दिया कि मैं निर्मल वर्मा की सबसे प्रसिद्ध और चर्चित कहानी परिंदे के माध्यम से कुछ बातें आपसे साझा कर सकूं। परिंदे कहानी पर चर्चा करने के पीछे का जो तर्क है वह यह कि यह कहानी निर्मल वर्मा की पहचान के साथ जुड़ा हुआ है। साथ में यह भी है कि बाद की रचनात्मकता पर निर्मल वर्मा के बारे में कई तरह की बातें की जाती रही और आज की तारीख तक उन पर कई बातें की जाती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आखिर निर्मल वर्मा के बारे में
कई तरह की बातें की जाने के पीछे का तर्क क्या हो सकता है? क्या यह तर्क निरे विचारधारा के आधार पर है, या यह तर्क निर्मल वर्मा की रचनात्मकता का जो विषय वस्तु है उसको लेकर के है, या कि निर्मल वर्मा के कथा शिल्प को लेकर के? हमें से अधिकांश लोग जानते हैं कि निर्मल वर्मा के बारे में बात करते हुए सबसे पहली बात जो की जाती है, और जहां बातचीत खत्म होती है, यानी जो सबसे आखिरी बात कही जाती है, वह उनकी विचारधारात्मक स्थिति को लेकर की जाती है। लेकिन एक रचनाकार को, जो कि अपनी कृतियों के माध्यम से जाना जाता है, उन कृतियों से गुजरते हुए क्या किसी एक विचारधारा के नुक्ते पर अपने आप को स्थिर कर किसी लेखक को समझा जा सकता है? क्या समझा जाना चाहिए? क्या ऐसी कोई हमारी मांग जायज मांग कहलाएगी? ऐसे कई संदर्भ हैं जो निर्मल वर्मा को पढ़ते हुए और उसके बारे में सोचते हुए मेरे मन में आता है। मैं अपनी बात इन्हीं संदर्भों से आगे बढ़ाते हुए परिंदे कहानी की तरफ जाऊं। दरअसल जब मैं यह तय कर रहा था कि निर्मल वर्मा पर मैं कुछ कहूंगा, तो मेरे दिमाग में एक बात बद्ध होकर के जो सामने आ रही थी, वह यह आ रही थी कि कोई भी जो वास्तविक कृति है, उसमें एक ऐसी क्षमता होनी चाहिए जो हमें परेशान कर दे, हमें भीतर से आंदोलित कर। हमें बार बार ये दिखलाई दिया कि क्या किसी भी कृति को उसकी विषय वस्तु के दायरे में देखा जाना और उसी विषय वस्तु के देखे जाने के आधार पर उसकी कोई एक निश्चित व्याख्या करना कैसा होता है? यदि हम किसी कृति की एक निश्चित दायरे में व्याख्या करते हैं, तो इसका आशय यह है कि हम उस कृति को अपने नियंत्रण में कर लेना चाहते हैं। क्या किसी कृति पर नियंत्रण किसी पाठक द्वारा या किसी आलोचक द्वारा किया जाना चाहिए? आखिर कृति की जो सौंदर्य चेतना है और जो उसकी मूल्य चेतना है, वह किसी निश्चित व्याख्या में है या उसके खुलेपन में? निर्मल वर्मा को इसी खुलेपन के आधार पर पढ़ा जाना चाहिए, न कि एक किसी निश्चित व्याख्या के दायरे में करके उसके ऊपर नियंत्रण जमाने के प्रयास के साथ किया जाना चाहिए। क्योंकि कोई भी कृति ऐसा नहीं होता है कि आप उसे एक बढ़ई की तरह उसकी काट छांट करें, उसको ठोकें और पीटें और उसको एक निश्चित आकार में ले आए। यह किसी पाठक का या किसी आलोचक का काम नहीं होता है। वह किसी कृति को खुले अर्थों में ही समझ सकता है। आप गौर कीजिए कि इसी कारण से जब कभी भी आप किसी कृति को यह कहते हैं कि यह एक अमूर्त कृति है, दरअसल अमूर्तन, किसी कृति में जो अमूर्तन की स्थिति है, मेरा यह मानना है कि उसका एक विशेष प्रयोजन है। वह विशेष प्रयोजन यह है कि वह कृति किसी निश्चित व्याख्या की जकड़बंदी में स्वयं को देखना नहीं चाहती। कृतिकार यह नहीं चाहता है कि मेरी किसी कृति को किसी व्याख्या की जकड़बंदी में ही देखा जाए, बल्कि वह चाहता है कि आगामी समयों में भी हमारी कृति को कैसे देखा जा सकता है, इसकी तमाम संभावना वह अपनी रचनात्मकता में रखता है। और यह गौर करने वाली बात है कि कोई भी कृति अपने रचे जाने वाले सबसे सघनतम क्षणों में किसी भी घेराबंदी को तोड़ देती है, किसी भी घेरेबंदी को तोड़ देती है। और एक श्रेष्ठ कृति की सबसे बड़ी यह पहचान होती है। इसलिए कई बार कृति अपनी अवस्थिति को एक अमूर्तन की स्थिति में रखती है।
निर्मल वर्मा की कृतियों के पाठ में जहां कहीं भी एक वातावरण की उपस्थिति है, जहां कहीं भी परिवेश की उपस्थिति है, जहां पात्र घुल मिल जा रहे हैं, वहां वे ये संकेत कर रहे होते हैं कि कृति से बाहर किसी विचारधारा की चौखटे में, विचारधारा की जकड़बंदी में इसे ना समझा जाए। और यही मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी कृति को या पाठक या आलोचक एक पारदर्शी तरीके से उसे देखना चाहिए। और यह पारदर्शी जो तरीका है देखने का, वह कैसा हो सकता है? मैं फिर से दोहराऊंगा कि पारदर्शी देखने का तरीका उस कृति के आलोक में देखने का है। वो कृति का जो आलोक है, उसी आलोक में उस कृति को देखा जाना चाहिए, ना कि किसी निश्चित विचारधारा की सरणी के आलोक में उसे देखा जाना चाहिए। अगर हम उस कृति के आलोक में उस रचना को देख रहे हैं तो यह देखना ही पारदर्शी देखना कहलाएगा। लेकिन एक बात का उल्लेख मैं यहां और जोर देना चाहता हूं कि इसका मतलब यह नहीं है कि यदि हम उसे विचारधारा की सरणी के बाहर सिर्फ कृति के आलोक में देख रहे हैं तो उसे हम अपने समय की परिधि में, अपने समय के ऐतिहासिक बोध से उस कृति को बाहर देखेंगे। नहीं, हम उस कृति को अपने समय की परिधि में एक गहरे ऐतिहासिक बोध से देखेंगे, लेकिन उस कृति के आलोक में, न कि किसी विचारधारा के आलोक में। मुझे निर्मल वर्मा पर बात करते हुए सबसे पहले यह बात कहनी बहुत जरूरी लगती है। इसलिए निर्मल वर्मा कई बार ये कहते हैं कि जो बातें मेरी कहानी में कहने से रह जाती है, मैं उसे अपने निबंधों में पूरा करता हूं। और उनके जो निबंध हैं और निबंधों के जो विचार हैं, उसको पढ़ते हुए आपको लगेगा कि उसमें कहानी के अंश बड़े पैमाने पर व्याप्त हैं। कहानी की ध्वनियां उसमें आपको दिखलाई देगी, और ये ध्वनियां हैं यह अपनी प्रतीक योजना के साथ उसमें गतिमान होती हैं। आप निर्मल वर्मा के यहां उन ध्वनियों की कोई अनर्गल प्रलाप नहीं सुन रहे होते हैं, बल्कि ध्वनियों की एक ऐसी सांद्र अभिव्यक्ति आप उनमें पाते हैं जो आपके अंतस में धीरे धीरे बैठ रहा होता है। यानी कि निर्मल वर्मा को देखने की दृष्टि निर्मल वर्मा से सिर्फ प्यार करते हुए ही नहीं मिल सकती है, बल्कि निर्मल वर्मा को देखने की एक निर्वैयक्तिक दृष्टि भी हो सकती है। यह नहीं कि या तो निर्मल वर्मा को देखने में आप निर्मल वर्मा से बहुत प्यार करें, या यह भी नहीं कि उनकी कृति की तरफ अगर आप जाएं तो किसी खास वैचारिक आग्रह के साथ जाएं या किसी नफरत के भाव से जाएं। और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हमारे सामने रचनात्मकता का परिसर विचारधाराओं की गिरफ्त में धीरे धीरे टोलों में, गुटों में तब्दील होती जा रही हो, और क्रमशः उसका परिसर धीरे धीरे और संकुचित हो रहा हो, उसे संकुचित किया जा रहा हो, संकुचित किए जाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हों, अपने अपने लेखक, अपने अपनी रचनाएं चुन लिए जाने का जो गिरोह बनाया जा रहा हो, यह आवश्यकता है कि ऐसे समय में इस तरह की घेरेबंदी हमें अपने भीतर के लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति एक निषेध का भाव उत्पन्न करता है। यदि हमारे भीतर एक लोकतांत्रिक मूल्य चेतना है और हम लोकतंत्र पर यकीन करते हैं, उसी तरह से हमें लेखक और उसकी रचनाओं के प्रति भी इस लोकतंत्रात्मक मूल्य को के रूप में उसे देखना चाहिए। हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में यह जरूरी है कि हम रचनाओं और लेखकों के एक बड़े परिसर का निर्माण करें, न कि उसके परिसर को धीरे 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 संकुचित करते जाएं।
यह समय संगठित होने का है, न कि धीरे धीरे टूटकर अलग अलग होते जाने का है। इसलिए किसी भी लेखक या किसी भी कृति के पास अपने भीतर की लोकतांत्रिक मूल्य चेतना के साथ जाना चाहिए। निर्मल वर्मा को पढ़ते हुए और उनके बारे में की जा रहे विमर्शों के आलोक में मुझे यह कहना है कि यदि आपके भीतर लोकतांत्रिक चेतना नहीं है तो आप अपने लिए एक निश्चित लेखक चुन लेंगे और आपके द्वारा चुने गए लेखक से इतर जितने लेखक हैं उसे आप छोड़ देंगे, तो आप यकीन जानिए आपके भीतर रचनात्मकता का जो लोकतंत्र है उसका अभाव है। इसे आप मान लीजिए। निर्मल वर्मा के बारे में यह बात जब मैं कह रहा हूं तो मेरे सामने निर्मल वर्मा के बारे में कई आलोचकों के कहे हुए संदर्भों का संदर्भ हमारे सामने है, लेकिन मैं यहाँ एक अलग संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अलग संदर्भ इसलिए कि स्वदेश दीपक एक ऐसे लेखक हिंदी साहित्य के रहे हैं जिनके बारे में कई तरह की किंवदंतियां प्रचलित रही हैं। उनकी एक किताब का जिक्र बार बार आता है, मैंने मांडू नहीं देखा। जिन लोगों ने मैंने मांडू नहीं देखा का अध्ययन किया होगा तो देखेंगे कि निर्मल वर्मा के बारे में वह कई तरह की महत्वपूर्ण बातें कहते हैं, और जो बात स्वदेश दीपक अपनी इस किताब में करते हैं उस तरह की बात किसी अन्य तरह के विमर्शों में या किसी अन्य तरह के लेखों में आपको देखने को कम मिलेगा। निर्मल वर्मा के बारे में स्वदेश दीपक जब ये बात कह रहे होते हैं तो वह बात केवल निजी तौर पर नहीं कह रहे होते हैं, बल्कि एक लेखक समूह के बीच में निर्मल वर्मा के बारे में अपनी राय प्रस्तुत कर रहे होते हैं, जहां कृष्णा सोबती भी हैं, जहां निर्मला जैन भी हैं, जहां विकास नारायण राय हैं, कई तरह के लोग हैं, जहां सुरेश दीपक अपनी इस तरह की बात प्रस्तुत कर रहे होते हैं। सुरेश दीपक निर्मल वर्मा के बारे में जब ये कह रहे होते हैं कि निर्मल वर्मा जब भी लिखते हैं या जब कभी वह बोल रहे होते हैं तो लिखते और बोलते हुए उनके शब्द के पीछे उनका जो एक पवित्र भाव है वह दिखलाई देता है। उनके शब्दों में कभी भी कोई दुर्भाव नहीं दिखलाई देता है। और यह दिलचस्प है कि वे कहते हैं कि दरअसल उनके जो शब्द हैं वे मनुष्य के दुख को धो देने वाले हैं, यानी कि उनकी रचनात्मकता एक तरह से पाठक के लिए कैथारसिस का काम करती है। यानी जब हम उसे पढ़ते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं अपने स्वयं के दुखों की छाप हमें दिखलाई देती है, स्वयं के भीतर के वीरानेपन का एहसास भी हमें होता है, और हम उन वीरानेपन से गुजरते हुए हमारे भीतर एक कैथारसिस का भाव उत्पन्न होता है। इसलिए बहुत ही महीन तरीके से स्वदेश दीपक निर्मल वर्मा के उन संदर्भों को पकड़ते हैं, और यह पकड़ते हुए एक ऐसी बात को करते हैं जिसके बारे में आप सोचेंगे और समझेंगे कि आखिर ये बातें कहने के पीछे सुरेश दीपक का की मंशा क्या होगी। वे कहते हैं कि निर्मल वर्मा महिलाओं के बहुत प्रिय लेखक हैं। यह वाक्य पढ़ते हुए मैंने कई बार सोचा कि उनकी रचनात्मकता में, उनके उपन्यासों, उनके कथाओं में आखिर ऐसी कौन सी बात होगी जिसको लेकर के सुरेश दीपक यह कहते हैं कि महिलाओं के वे प्रिय लेखक हैं। यह बहुत कम लोग जानते हैं कि निर्मल वर्मा में एक खास तरह का विट है, उनमें एक मजाकियापन भी है, और इस तरह के मजाकियापन के ढेरों उदाहरण सुरेश दीपक देते हैं। लेकिन मैं यहाँ उल्लेख उस पूरे संदर्भों का नहीं करूंगा। मैं यहाँ सिर्फ यह कहूंगा कि एक बार सुरेश दीपक ने जब पूछा निर्मल वर्मा से कि निर्मल जी आप ये बताइए कि आपकी सबसे अच्छी किताब कौन सी है, निर्मल वर्मा का जवाब बहुत महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि सबसे
अच्छी किताब लिखने की आशा ही हमें जीवित रखे हुए है। यानी कि अच्छी किताब लिखने की जो जिजीप्सा है वो एक लेखक में बनी हुई रहती है। यानी कि अपने जीते जी कोई लेखक यह नहीं कह सकता कि अमुक कृति मेरी सर्वश्रेष्ठ कृति है। वह बेहतर लिखने की प्रतीक्षा हमेशा हमेशा रहता है। निर्मल वर्मा में एक बेहतर लिखने की प्रतीक्षा हमेशा बनी हुई है। इसलिए निर्मल वर्मा को पढ़ते हुए आप स्वयं को एक यात्री की तरह देखें। यात्री की तरह देखने के पीछे यह है कि कुछ भी पढ़ते हुए आप यह समझें कि आने वाली यात्राओं में हमें और भी बेहतर पढ़ने को मिलेगा। यानी कि निर्मल वर्मा की रचनाओं से गुजरने का आशय एक यात्रा से गुजरने का आशय। निर्मल वर्मा अपनी किसी भी रचना में अपनी यात्रा को समाप्त नहीं करते। उसी तरह से पाठक भी उनको पढ़ते हुए किसी एक मुकाम पर नहीं पहुंचता, बल्कि एक सतत यात्रा में रहता है। और रचनात्मकता की सबसे बड़ी खासियत है कि वह पाठक को हमेशा एक यात्रा में रखे। यानी कि प्रक्रिया का सच ही सबसे सही सच होता है। मंजिल पर पहुंच जाने का सच हमेशा एक अधूरेपन लिए होता है, एक खालीपन लिए हुए होता है। आप स्वयं को प्रक्रिया में अगर देखें तो प्रक्रिया का सच ही आपको सही आनंद देता है। निर्मल वर्मा की रचनात्मकता इन्हीं प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। आप उन्हीं प्रक्रियाओं के हिस्सा होते हैं, उन्हीं प्रक्रियाओं के भीतर आप आनंद पाते हैं। इसलिए निर्मल वर्मा की रचनाओं में प्रवेश होने का मतलब है एक यात्रा में प्रवेश होना। और यात्रा जिस तरह से विविध चीजों का अनुभव हमें प्रदान करती है, निर्मल वर्मा की रचनाएं भी उसी तरह के अनुभवों से हमें गुजारती है। निर्मल वर्मा की जितनी भी छवियां हमने और आपने देखी है, उनकी अधिकांश छवियों में एक खास तरह की निर्मल वर्मा को आप मुस्कुराते हुए देखेंगे। इन मुस्कुराहटों को देखते हुए सुरेश दीपक ने कहा कि यह मुस्कुराहट एक अहानिकारक मुस्कान है। अहानिकारक मुस्कान जो आपको हमेशा बोलने के लिए उकसाती है। वो इस तरह से मुस्कुराते आपके सामने बैठे होते हैं जिनके सामने आप लगातार अपने आप को बोलते हुए देखना पसंद करते हैं। आप अपने भीतर के तमाम पात्रों और उसके अनुभवों को उनके सामने प्रस्तुत कर देना चाहते हैं। ये जो अहानिकारक मुस्कान है, इस पर गौर करने की आवश्यकता है। यानी कि मुस्कान के भी कई प्रकार हो सकते हैं। मुस्कुराहटें हानिकारक भी हो सकती हैं, और इसीलिए सुरेश दीपक उनकी मुस्कान को एक अहानिकारक मुस्कान के रूप में देखते हैं। निर्मल वर्मा ने ये बहुत तन्मयता के साथ अपनी तमाम कृतियों में होकर गुजरते हैं, लेकिन उनके भीतर एक खास तरह का दुख भी है। और वह जो दुख है, वह दुख इसलिए है कि वो मानते हैं कि जब हम कई तरह की किताबें पढ़ते हैं और उन किताबों में जो दुख है, जो उदासी है, उन पात्रों का जो दुख है, उन पात्रों की जो उदासी है, हम उन पात्रों के साथ स्वयं भी दुखी होते हैं, हम स्वयं भी उदास होते हैं। इसलिए यह यूं ही नहीं है कि निर्मल वर्मा इस बात को मानते हैं कि हमारे होने के पीछे इस दुख और इस उदासी का होना सबसे महत्वपूर्ण है। इसी दुख और इसी उदासी, और यह जो दुख और जो उदासी है, कई बार स्मृतियों का छोर पकड़ के आगे बढ़ती है। यह दुख और उदासी कई बार
अतीत के साथ चल करके बहुत आगे आती है, और अतीत के साथ आने का जो संदर्भ है वह बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी परिंदे कहानी में यह अतीत का संदर्भ और इस दुख का संदर्भ कई बार आया है। मैं अपनी बातचीत का ये जो अगला हिस्सा है, यह परिंदे कहानी में जो स्मृति और जो अतीत है, जो उसमें आत्म है और जो उसमें स्व है, उसके बीच जो कुछ दरारें हैं, उन सब का उल्लेख करूं। यह उल्लेख इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि निर्मल वर्मा के लेखन के बारे में बात करते हुए हमें से अधिकांश लोग नामवर सिंह की किताब, नामवर सिंह का जो लेख परिंदे पर है, उसका उल्लेख बार बार करते हैं। उस लेख में नामवर सिंह निर्मल वर्मा की इस कहानी को अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति की कहानी बताया है। मेरे मन में यह सवाल है कि क्या यह कहानी सिर्फ अतीत से मुक्ति या स्मृति से मुक्ति की ही कहानी है, या इसके और भी पक्ष है? और इसी और जो पक्ष है, उसी पक्ष में से मैंने ये तलाश किया कि इस कहानी के भीतर जितने भी पात्र हैं, उन पात्रों का जो अपना एक स्व है, जो अपना एक सेल्फ है, और जो उनका जो अपना आत्म है, यानी जो उनकी अपनी पहचान है, तो अपने स्व और अपने आत्म के बीच में कुछ दरारें हैं और कुछ आत्म संघर्ष है। यानी कि जो उसका स्व है, वह स्व कई बार स्थगित होकर आत्म की तरफ जाता है, और उस आत्म के पृष्ठभूमि को स्व कई बार उस पर चोट करता है, और अपने उस आत्म को बार बार भूलकर स्व की तरफ जाने का प्रयास हर एक पात्र करता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन उसमें से अधिकांश पात्र अपनी पहचान की गिरफ्त में रह जाता है, उसका सेल्फ कहीं ना कहीं टूट जाता है, और इसके सेल्फ के टूटने के कई तर्क हैं, कई आधार। यह आधार इस अर्थ में है कि इस कहानी की जो सबसे मुख्य पात्र है, एक स्त्री, लतिका। लतिका के जीवन में एक पगली सी स्मृति है। पगली सी स्मृति क्यों? क्योंकि वे स्मृतियां उसे कभी आगे ले जाती है और कभी पीछे ले जाती है। उसमें एक खास तरह से उद्भ्रांत भावना उसके भीतर बार बार काम करती है। वह जो है और वह जो होना चाहती है, उसके बीच में अपने तमाम जीवन को देखती है। जो वह है उसको स्वीकार नहीं करती, और जो वो होना चाहती है वो कभी हो नहीं सकती। वे हमेशा इन्हीं क्षणों में अपने आप को पाती है। मसलन आप उसके सेल्फ को देखें। लतिका का सेल्फ क्या है? लतिका का स्व क्या है? स्व यह है कि वह एक कुमाऊं रेजिमेंट में काम करने वाले एक अधिकारी ग्रीस नेगी से प्यार करती है, और उसके प्यार में डूबी हुई रहती है। अपने बाल के क्लिप से वह वृक्ष पर उसके नाम को, देवदार के वृक्ष पर उसके नाम को कुरेदती रहती है। ग्रीस नेगी भी उसे बहुत प्यार करता है। बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है, और वह उसी प्यार में डूबी हुई एक स्त्री के तौर पर अपने आप को अपने आगामी जीवन में पाती है। वह आगामी जीवन में इसलिए पाती है कि उसके जेहन में बार बार उस रेजिमेंट में जो शाम और सुबह में जो बिगुल बजाई जाती है, उस बिगुल बजाए जाने की आवाज उसे बार बार उसके स्व के होने की याद दिलाती है। जबकि उसका जो आत्म है
जो उसकी पहचान है वह एक लड़कियों के कॉलेज की पहचान, वह एक लड़कियों के कॉलेज में पढ़ाती है और वहीं हॉस्टल में रहती है, यह उसकी वर्तमान पहचान। और जो उसका अपना सेल्फ है वह ग्रीस नेगी से प्यार में बनी हुई एक स्त्री है। तो ग्रीस नेगी के साथ जो प्यार करती हुई जो स्त्री बनी हुई है और उसकी और वर्तमान पहचान में जब वो किसी लड़कियों के कॉलेज की शिक्षिका है और हॉस्टल में रहती है और उस हॉस्टल की वार्डन भी है, उसकी पहचान वर्तमान में ये बनी हुई। तो आप देखेंगे कि इस कहानी के भीतर निर्मल वर्मा ने उसके स्व और उसके आत्म दोनों के बीच में एक जो अंतराल है, उस अंतराल की ध्वनियों को बार बार हमारे सामने प्रस्तुत किया। अपने तमाम एकाकीपन को लतिका अपने इसी स्व के साथ गुजार देना चाहती है, जबकि उसके आसपास के पात्र उसे बार बार चुनौती देते हैं कि आप अपने आप को जल्द से जल्द इस स्व से मुक्त होकर अपने इस नई पहचान, अपने इस नई आत्म पहचान के साथ स्वयं को देखने की दृष्टि डाल लेनी चाहिए। एक और जो महत्वपूर्ण इस कहानी में है, मैं स्व और आत्म थोड़ी और बात करते हुए उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात का उल्लेख आपके सामने जरूर करना चाहता हूँ कि निर्मल वर्मा की इस कहानी परिंदे में अंधेरे का उल्लेख बहुत बार आया है। इस कहानी में इस अंधेरे का आना अपनी प्रतीकात्मकता में बहुत महत्वपूर्ण है। इस कहानी में रोशनी तब आती है जब कहानी बिल्कुल अपने आखिर में पहुंचता है और हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की जूली, वह भी रेजिमेंट के किसी अफसर से प्यार करने लग जाती है, जिसकी जानकारी लतिका को बहुत बाद में होती है। और संयोग से लतिका के हाथ में जूली को लिखे वह प्रेम पत्र उसके हाथ में आ जाता है और वह जूली को इसके लिए बहुत डांटती भी है। और यह डांटती इसलिए है कि उसे उस बात का भय है जिससे वह स्वयं गुजर चुकी है। उसे ये लगता है कि जिस तरह इस रेजिमेंट में काम करने वाले अपनी ग्रीस नेगी को मैंने खोया था, कहीं जूली भी उसे न खो दे। यह जो उसका जो मनोविज्ञान है, यह मनोविज्ञान उसके भीतर बार बार काम करता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसका जो स्व है लतिका का, उसे बार बार उसकी जो आत्म चेतना है उसको बार बार ठोकर मारता है। इसलिए वह जूली के उस प्रेम पत्र को देती नहीं है जूली को, और कहती है कि तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हारी अभी उम्र नहीं है इन सब चीजों की। लेकिन बिल्कुल कहानी के आलोक में, कहानी के बिल्कुल आखिर में, जब जूली अपने कमरे में सोई रहती है और दरवाजा धीरे से लगा रहता है और उसके नीचे से एक रोशनी फूकती रहती है, धीरे से वहां से लतिका गुजरती है। उस रोशनी को देखते हुए उसके हाथ में जूली के लिए लिखा हुआ वो प्रेम पत्र है। वो ये सोच कर आती है कि मैं जूली को यह प्रेम पत्र दूंगी और उसके आने वाले जीवन की बधाई दूंगी। वह दरवाजा नॉक करती है और धीरे से स्वयं ही खुल जाता है। वो देखती है कि वह पलंग पर जूली लेटी हुई है। धीरे से वह प्रेम पत्र जूली की किताब में रख करके चुपचाप लतिका लौट आती है। कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। यानी कि लतिका ने अपने जीवन में जिस तरह से प्यार को खोया था और इस कारण से उसके जीवन में जो अंधेरा है, जो इस कहानी में बार बार दोहराया गया है, उस अंधेरे को दूर करने की जो तमाम कोशिशें होनी चाहिए थी, वह कोई भी कोशिश लतिका साहस करती हुई दिखलाई नहीं देती। लेकिन वह जूली के लिए वह रोशनी सुरक्षित रखना चाहती है। वह यह नहीं चाहती कि जो वह अंधेरे में जो उसका स्व है, जो अंधेरे के कारण जो उसका सेल्फ बना हुआ है, वह किसी दूसरे के जीवन में भी आए।
और इसलिए वह जूली को पत्र सौंप देती है। तात्पर्य यह कि वह जूली को केवल प्रेम पत्र नहीं सौंपती है, बल्कि जूली को वह एक रोशनी सौंपती है। वह रोशनी जो उसके जीवन में बहुत दिनों तक रह नहीं सका था, और उसके जीवन में अंधेरा कई बार कई तरह से घटित होता हुआ आता है। तो इस कहानी में जो अंधेरे का संदर्भ है, वह अंधेरा लतिका के सेल्फ से जुड़ करके सामने आता है। इसलिए इस कहानी में जो एक खास तरह का जो दर्द है, एक खास तरह की जो उदासी है, वह इसी कारण से लतिका के जीवन से जुड़ जाती है, जिसके बारे में निर्मल वर्मा ने स्वयं कहा कि जब भी हम कोई उदास किताबें पढ़ते हैं और उन उदास किताबों में जो पात्रों की उदासी होती है, वह कहीं न कहीं हमसे जुड़ करके भी उदास हो जाती है, उन पात्रों के साथ हम भी उदास हो जाते हैं। इस कहानी में लगभग सभी पात्र लतिका से एक ही सवाल करते हैं, और वह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। वह सवाल अपनी ध्वनियों में बहुत दूर तक आपको यात्रा कराएगी। बार बार वे सभी पात्र एक ही बात पूछते हैं। मैं उनमें से कुछ का उल्लेख यहां कर दूंगा आपके सामने। हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां, जब कॉलेज बंद हो रहा होता है सर्दी के दिनों में, और सभी लड़कियां अपने अपने घर जा रही होती है, और घर जाने से पहले की रात में वे सभी आपस में हंस बोल रही हैं। इसी दौरान एक लड़की पूछती भी है कि मैडम, छुट्टियों में क्या आप घर नहीं जा रही हैं? अब यह जो घर है, यह घर बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस पर थोड़ी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और संदर्भों का उल्लेख आप सामने करता हूं। इसी कहानी में एक पात्र है डॉक्टर मुखर्जी। वह भी पूछता है कि मिस लतिका, आप इस साल भी छुट्टियों में यहीं रहेंगी? इस कहानी में एक नौकर है जिसका नाम करीमुद्दीन है। वह भी पूछता है लतिका से कि आप छुट्टियों में इस साल भी यहीं रहेंगी? अब यह जो भी है, वह जो घर है, इस बात पर ध्यान दीजिए। इस कहानी का एक और पात्र है मिस्टर ह्यूबर्ट। वह भी कई पृष्ठों बाद सवाल करता है कि मिस लतिका, आप कहीं छुट्टियों में जाती क्यों नहीं? सर्दियों में तो यहां सब कुछ वीरान हो जाता होगा। लतिका इस वीरानेपन धीरे धीरे पसंद करने लगी। यह जो वीरानापन है, यह उसके आत्म का हिस्सा है, उसकी पहचान का हिस्सा है, और यह हिस्सा उसके सेल्फ से चल करके आया है। इसलिए हर एक बात उससे पूछता है कि छुट्टियों में घर वो क्यों नहीं जाती। दरअसल लतिका के जीवन में कोई घर, जो घर के अर्थ में होता है, कभी रहा ही, इसलिए वो कहीं नहीं जाती। वह जमे हुए, बर्फ से जमी हुई उस पहाड़ के बीच में रहती है। जैसे पहाड़ स्थिर है, वैसे ही लतिका स्थिर है। पहाड़ के बर्फ धीरे धीरे पिघलते हैं, परिंदे ठंडे प्रदेशों से गर्म प्रदेशों की तरफ उड़ करके जाते हैं, लेकिन लतिका कहीं नहीं जाती। लतिका हमेशा पहाड़ की तरह स्थिर है। उसका जीवन धीरे धीरे एक पहाड़ की स्थिरता प्राप्त कर चुका है, जिसमें उसके पूर्व का प्रेम बार बार उसके अस्तित्व को चुनौती देती हुई प्रतीत होती है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि लतिका के आत्म में आपको बार बार यह दिखलाई देगा कि धीरे धीरे स्व के स्थान पर लतिका आत्म को स्वीकार करने की प्रक्रिया में तो है, लेकिन वह अपने इस प्रक्रिया में अपने स्व को दबाना नहीं चाहती। यह वो नहीं चाहती कि स्व को दबाकर अपनी आत्म को मैं सामने लाऊं। और इसलिए डॉक्टर
मुखर्जी जो इस उपन्यास का एक महत्वपूर्ण पात्र है, वह लतिका से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहता है। और आप देखेंगे कि उस पूरी बातचीत की संरचना में उसका सेल्फ और उसके आत्म के बीच की जो दरारें हैं वो दिखलाई देती है। कहानी के इस अंश में जहां पर ये बात कही गई है, मैं आपके सामने उसका उल्लेख जरूर करना चाहूंगा। हाँ, वो ये बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। ये बात वो लतिका से मुखर्जी कह रहे हैं कि कभी कभी मैं सोचता हूं मिस लतिका, इस पूरे विवरण को मैं ध्यान से सुनने की अपील करता हूं आपसे। कभी कभी मैं सोचता हूं मिस लतिका कि किसी चीज को न जानना यदि गलत है, तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोंक की तरह उससे चिपटे रहना, यह भी गलत है। यह जो मिस्टर ह्यूबर्ट है, यह बर्मा से चल करके आया हुआ एक पात्र और यहाँ पहाड़ में बस गया है। इसका उल्लेख मैं आगे करूंगा। यहाँ वो इस बात का उल्लेख करते हैं कि बर्मा से आते हुए मेरी पत्नी की मृत्यु हुई थी, मुझे अपनी जिंदगी बेकार सी लगी थी। आज इस बात को अरसा गुजर गया और जैसा आप देखती हैं मैं जी रहा हूं। उम्मीद है कि काफी अरसा और जीऊंगा। जिंदगी काफी दिलचस्प लगती है और यदि उम्र की मजबूरी न होती तो शायद मैं दूसरी शादी करने में भी न हिचकता। इसके बावजूद कौन कह सकता है कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता था? आज भी करता। यह वह समझा रहे हैं मिस लतिका को कि आप जिसे न भूलना चाह रही हैं और उसे अपने जीवन में जोंक की तरह चिपकाए हुए हैं और किसी दूसरी जिंदगी की तरफ नहीं देख रही हैं, तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि यदि आप अगर अपनी जिंदगी की दूसरी पारी की तरफ जाती हैं तो आप आपका जो अपना अतीत है उसके प्रति आप अन्याय करती हैं या उसके साथ आप कोई बेवफाई करते हैं। वो स्वयं कहता है, डॉक्टर मुखर्जी, यदि मेरी उम्र होती तो मैं दूसरी शादी करता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि जो मेरी पत्नी मर गई है मैं उसे प्यार नहीं करता था। और मुझे क्या, मैं उसे आज भी प्यार नहीं करती हूँ? मैं उसे प्यार करती हूँ, मैं उसे प्यार करता था। इसलिए लतिका के जीवन में जो एक खास तरह का जो अवसाद है उसके अपने प्रेमी के खो देने का, और इस कारण से वह अपने सेल्फ को इतना याद करती है कि उसके अपनी आत्म पहचान नहीं बन पाती। कोई भी व्यक्ति यदि अपने जो उसका अपना सेल्फ है और उस सेल्फ के साथ साथ जो सामाजिक इकाइयों के साथ जो उसकी अपनी पहचान बनती है, तो स्वयं को अपनी उस पहचान में रख करके अपने सेल्फ को भूल जाने की कोई भी कोशिश वो नहीं करता। यानी कि आप अपनी पहचान के साथ अपने सेल्फ की सुरक्षा कर सकते हैं। यह नहीं है कि सेल्फ और आपका जो स्व है और जो आपका जो आत्म है, उन दोनों के बीच में आप कोई संवाद कायम नहीं कर सकते। लतिका ने ऐसा कोई संवाद कायम नहीं किया। वह अपने सेल्फ के घेरे में रहती है और अपनी वर्तमान आत्म पहचान रहते हुए भी उसको वो स्वीकार नहीं कर पाती। ये एक फांक है लतिका के जीवन में कि वह एक हॉस्टल की वार्डन है, एक कॉलेज की शिक्षिका है, लेकिन अपने जीवन में वो जिन स्मृतियों में रहती है वह सेल्फ का हिस्सा है जो उसके अतीत से निकल करके आया है। यानी कि वह ग्रीष्म नेगी की एक प्रेमिका है जिसे वह ग्रीष्म नेगी की मृत्यु के बाद भी वह देवदार के उस पेड़ के पास जाती है जहां पर उसने अपने प्रेमी का नाम लिखा था
और जो अब बहुत ही धुंधला हो गया है, जो बहुत दिखलाई नहीं देता है। इस तरह से आप लतिका के जीवन में इस फांक को देख सकते हैं। मैं अपनी बातचीत को इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहता हूं कि लतिका की चेतना में स्व और आत्म लगातार एक संघर्ष की स्थिति में है, और यह संघर्ष की स्थिति उसके जीवन में उस समय और तीखा हो जाता है जब इस कहानी का एक प्रमुख पात्र मिस्टर ह्यूबर्ट उसको एक प्रेम पत्र लिखता है। मिस्टर ह्यूबर्ट को यह नहीं पता है कि लतिका का कोई अपना अतीत है जिसमें वो किसी से प्रेम करती थी। इस कहानी का पात्र डॉक्टर मुखर्जी ये बताता है ह्यूबर्ट को कि दरअसल लतिका इतनी उदास इसलिए रहती है कि उसका अपना एक अतीत है जिसमें वो किसी से प्रेम करती थी जो इस दुनिया में नहीं है। और जब यह बात ह्यूबर्ट को मालूम होता है तो वह अपने द्वारा लिखे गए प्रेम पत्र के कारण स्वयं को बहुत ही लज्जित महसूस करता है। वह सोचता है कि अगर मैं ये बात जानता तो मैं उसे यह प्रेम पत्र नहीं लिखता। इस संदर्भ का उल्लेख भी इस कहानी के पाठ को एक लतिका के दृष्टिकोण से एक भिन्न दिशा की तरफ ले जाती है। उसका एक छोटा सा उल्लेख मैं कहानी के इस एक छोटे से हिस्से से ही करना चाहता हूं, अब प्रमाण के तौर पर, जो वह उसे कहता है। ह्यूबर्ट जब उसे वह प्रेम पत्र लिखता है लतिका को, तो लतिका, जैसा कि मैंने पहले कहा कि लतिका उस स्व की उस पूरी परिधि में घिरी हुई है, और इस घेराव के कारण ही वह कहती है कि मैं इस ह्यूबर्ट को ही क्यों, क्या मैं कभी किसी को चाह सकूंगी अपने जीवन में अब उस पूरी अनुभूति के साथ? क्योंकि उसके साथ उसका जो स्व है, जो स्व की अनुभूति है, जो उसके साथ हमेशा रहती थी, जो अब नहीं रह रही है, लेकिन वो कहती है कि एक छाया सी एक मंडराती रहती है उसका पुराना स्व। उसके आत्म पर उसका स्व एक छाया की तरह मंडराती रहती है, और यह जो छाया है न स्वयं कभी मिटती है और न कभी लतिका को मुक्ति देती है। लतिका इसी परिस्थिति में अपने आप को इस पूरी कहानी की गतिकी में शामिल करती है। इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि मिस्टर ह्यूबर्ट के लिखे प्रेम पत्र जब उसके हाथ लगते हैं, जब वो उसे पढ़ती है, तो ये जानती है कि मैं इसे प्यार नहीं कर सकूंगी, लेकिन वह मिस्टर ह्यूबर्ट को इसका जवाब नहीं देती। मिस्टर ह्यूबर्ट को वह डांटती नहीं है, मिस्टर ह्यूबर्ट को कुछ कहती भी नहीं, क्योंकि उसे यह लगता है कि अब भी उसमें वह बाकी है जिसके कारण कोई उसे प्रेम पत्र लिख सकता है। अपनी इस स्थिति को समझते हुए उसमें एक पल के लिए एक उल्लास का भाव आता है कि मुझे वो कुछ है जो मुझे कोई प्रेम पत्र लिख सकता है, लेकिन वह जानती है कि मेरे ऊपर एक ऐसी छाया मंडरा रही है जो वो छाया स्वयं कभी न मिटेगी और न मुझे मुक्ति देगी। वह इस पूरे कसमकश में, इस पूरी कहानी में दिखलाई देती है। यह जो आत्म और स्व के बीच का जो कसमकश है, यह लतिका के पूरे जीवन में हमें दिखलाई देती है। और इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि स्त्री चेतना के संदर्भों से इस कहानी को पढ़ते हुए लतिका के भीतर में जो द्वंद्व है उसके स्व और आत्म के बीच, वह एक बेहद महत्वपूर्ण पाठ की तरह हमारे सामने आता है। इस कहानी में एक जो पात्र है, डॉक्टर मुखर्जी, इसका उल्लेख मैं पहले कर चुका हूं। इस कहानी का एक बहुत महत्वपूर्ण पात्र मुझे इन अर्थों में लगता है कि यह पात्र बर्मा से चल करके, और बर्मा से वो चलकर तब आया था जब जापानियों ने बर्मा पर हमला कर दिया था। वहां से वह अपनी पत्नी को लेकर के निकलता है और बर्मा में तमाम तरह के आतंक और हिंसा को अपनी आंखों से देखकर वो चला। रास्ते में उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती, उस मृत्यु को भूलता नहीं है।
और वह एक पहाड़, छोटे से पहाड़ी शहर में आकर के रहता है, और यही वो डॉक्टर है जहां उसकी मुलाकात लतिका से होती है। यानी कि डॉक्टर मुखर्जी का जो सेल्फ है वह एक बर्मी का है, एक बर्मा के निवासी का है, और जो उसका जो आत्म है वह एक छोटे से पहाड़ी शहर में एक डॉक्टर बन जाने का, और वह डॉक्टर बनकर वहां काम तो कर रहा है, लेकिन बार बार उसे अपने उस पुराने स्व की याद आती है। उस स्व के घेरे से बाहर तो निकल चुका है, लेकिन वह उसे बार बार याद करता है। यानी कि यहां भी आपको स्व और आप के बीच एक लगातार संघर्ष होता हुआ दिखाई देता है। वह कहता है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात डॉक्टर मुखर्जी कहता है, कि पराये देश में मर जाना सबसे बड़ी त्रासदी है, और उसे इस बात का भय है कि मैं बिना बर्मा गए यहीं पर मर जाऊंगा। और वह ये कहता है इस कहानी में कि मैं मरने से पहले एक बार बर्मा जाना चाहता हूं। आप चाहें तो विस्थापन की जो पीड़ा है, उस विस्थापन की पीड़ा विस्थापन पर हुए तमाम बहसों के संदर्भों से मिस्टर डॉक्टर मुखर्जी के इस बयान के साथ शामिल करते हुए देख सकते हैं। आप विस्थापन के इस मुद्दे के बारे में सोचते हुए एडवर्ड सईद को याद कर सकते हैं, जो पैदा कहीं लेते हैं, जिनका बचपन कहीं और बीतता है, बड़े वो कहीं और होते, पढ़ते कहीं और है और नौकरी कहीं और करते। इस तरह से वे किसी एक देश के नागरिक नहीं होते, बल्कि वे एक वैश्विक नागरिक हो जाते हैं। लेकिन क्या वैश्विक नागरिक हो जाना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? क्या एडवर्ड सईद ने ऐसा माना था? ये बड़ी उपलब्धि थी। उनके पूरे जीवन में विस्थापन का यह दर्द बराबर बना हुआ था। डॉक्टर मुखर्जी जो बर्मी हैं और जो यहां काम कर रहे हैं, वह एक बार ये चाहते हैं कि मरने से पहले मैं बर्मा जाऊं। यह उनके स्व और आप के बीच जो एक बड़ी परेशानी है वह हर बार दिखलाई देती है। लेकिन जब उसे कहता है कि आप, एक पात्र कहता है कि आप यहाँ डॉक्टरी क्यों कर रहे हैं, यहाँ तो बहुत थोड़े से लोग हैं, आप कहीं और क्यों जा करके काम करते हैं। डॉक्टर मुखर्जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उस ह्यूबर्ट से कहता है कि क्या तुम नियति पर यकीन करते हो? मेरी यह नियति है कि मैं यहीं काम करूं, क्योंकि जब मैं बर्मा से चल करके आया था और जलते हुए रंगून को देखा था लड़ाई में, उस जलते हुए रंगून की अपनी कोई नियति नहीं थी, बल्कि वह राजनैतिक संदर्भों से दी गई चीज थी, जिसके कारण रंगून जल रहा था। इसलिए नियति से बार बार बाहर आने की कोशिश डॉक्टर मुखर्जी की इस कहानी में हमें दिखाई देती है। वह बार बार अपने आत्म पहचान के आधार पर अपने सेल्फ को भूलना चाहता है, लेकिन वह कभी भी अपने उस स्व को भूल नहीं पाता, क्योंकि वह एक बार रंगून जरूर जाना चाहता है। तो डॉक्टर मुखर्जी में आपके सामने ये बार बार इस कहानी की संरचना में दिखाई देगा कि डॉक्टर मुखर्जी का स्व कुछ और है और उसकी जो आत्म है वह कुछ और बातें कर जा रही है। इसी तरह से इसमें कई और पात्र हैं जिसका अपना एक अलग स्व है और उसकी जो पहचान है वह एक अलग पहचान है। जैसे कि करीमुद्दीन को ही आप देखें कि वह सेना में अर्दली रह चुका था, लेकिन वर्तमान में जो उसकी पहचान बनी हुई है इस कहानी में, वो यह पहचान बनी हुई है कि वह हॉस्टल में एक नौकर की हैसियत से काम करता है। उसका सेल्फ जो है वह एक सेना में अर्दली का बना हुआ था, लेकिन अभी वो यहाँ है।
तो देखेंगे कि इस कहानी में बार बार अपने उस शैली को दोहराता है जो सेना में रहते हुए उन्होंने अर्जित की थी। वो यहाँ पे नौकर रहते हुए भी हमेशा अटेंशन की मुद्रा में रहता है, जो उसके अपने सेल्फ का हिस्सा है, और उसकी वर्तमान पहचान उसके अपने उस नौकर्स के माध्यम से है, जो लतिका के साथ जुड़ करके काम करता है, लतिका के जीवन से जुड़ी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो करीमुद्दीन का भी अपना एक सेल्फ और अपना एक खास तरह का आत्मा है। इस कहानी में ऐसे कई पात्र हैं जो इस कहानी का क्या कहते हैं, फादर एक है, फादर एलमंड के जीवन में भी इस तरह के कई दरारें दिखाई देंगी आपको, जहां वह एक तरह से जीवन में मुक्ति और बराबरी की बात वो चर्च में रहते हुए करता है, और वह समानता की बात करते रहता है। लेकिन आप ये देखेंगे कि लतिका जब हॉस्टल में रहती, छुट्टी के दिनों में हॉस्टल में रहना पसंद करती है और वह मिस्टर ह्यूबर्ट से बात करती रहती है, तो जो पारंपरिक चेतना उस फादर की है, एलमंड की, वो उसे अच्छा नहीं लगता। यानी कि स्त्री के संदर्भ में फादर एलमंड की एक दकियानुसी विचार आपको इसमें दिखाई देगी, जिसके मन में ये बार बार संदेह उत्पन्न होता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ अगर छुट्टियों में यहाँ रहती है लतिका तो हो सकता है, और इसको बार बार वो दोहराता रहता है। तो उसके मैंने फादर का जो सेल्फ है वह एक अलग दिखाई देता है, और जो उसकी अपनी आत्म पहचान है वह एक अलग दिखाई देगा आपको इस कहानी में। इस तरह से इस कहानी की संरचना में आप जब गुजरेंगे तो कई बार देखेंगे कि कहानी इसी स्व और इसी आत्म के बीच की परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए अपना वह मुकाम पाती है। क्योंकि और यह जो स्व और आत्म के बीच जो संघर्ष है, जो दरार है, इसको आप इस तरह से आपको चाहिए समझना कि दरअसल निर्मल वर्मा की तमाम कहानियों में एक खास तरह का राग धर्म है। उनकी कहानियों में की अपनी एक हारमोनी है जो कभी भंग नहीं होती। उनकी कहानी सिर्फ कथा नहीं करती। आपको सिर्फ अगर किसी कहानी में कथा अगर जाननी हो तो निर्मल वर्मा की कहानी में जब जाएंगे तो आपको निराशा हाथ लगेगी। निर्मल वर्मा अपनी कहानी में कथा नहीं कहते, बल्कि परिवेश के माध्यम से उस पूरी कथा की बुनावट में परिवेश को इतना तवज्जो देते कि पूरा परिवेश ही कहानी में घटित होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए यह कहानी, उनकी कहानी का पाठ एक रेखीय नहीं हो सकता। आप लीनियर तरीके से उनकी कहानी को नहीं पढ़ सकते, बल्कि निर्मल वर्मा की कहानी के पाठ का तरीका वृत्तीय तरीके से किया जाना चाहिए। यदि आप घटनाक्रम के हिसाब से एक रैखिक पढ़ते हुए जाएंगे तो आपको इस कहानी से बहुत निराशा हो, और निर्मल वर्मा स्वयं ये नहीं चाहेंगे कि उनकी कहानी को एक रेखीय तरीके से पढ़ा जाए। इसलिए उनकी कहानी में संगीत की ध्वनियां बार बार आती हुई दिखलाई देती। परिंदे कहानी में खास तौर से आप उसके संगीत की ध्वनि को सुन सकते हैं। एक खास तरह की हारमोनी उस कहानी में बनी हुई, एक शांतता बोध उनकी कहानी में दिखाई देता है। इसलिए निर्मल वर्मा की कहानी की तरफ जाने के लिए आपको एक क्या कहते हैं, उदात्त व्यक्ति की तरफ उनकी कहानियों में की तरफ जाना पड़ता है। आपके भीतर की जो तमाम जो उदात्त चेतना है, उदात्त चेतना के साथ इस कहानी में अगर आप जाते हैं तो इस कहानी के भीतर जो पसरी हुई संगीत की ध्वनियां हैं, जो राग का बोध है, वो आपको दिखलाई देगा। इसलिए मेरा आग्रह यह है कि निर्मल वर्मा की कहानी का पाठ एक खुले पाठ की तरह करना चाहिए, न कि किसी खास वैचारिक जकड़बंदी के आग्रह में। क्योंकि अगर वैचारिक जकड़बंदी के आग्रह में उनकी कहानी का पाठ करेंगे तो न केवल रचनाकार की मृत्यु हो जाती है, बल्कि उस कहानी की भी मृत्यु हो जाती है। आप सबने यहाँ मुझे सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मंच के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद
अनुराधा गुप्ता जी का करता हूँ, जिन्होंने मुझे यह मौका दिया कि मैं निर्मल वर्मा पर उनके इस मंच के माध्यम से आपके सामने कुछ जरूरी बातें कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अभिभूत कर दिया आपने अमरेंद्र जी। परिंदे की उदासी, परिंदे का उजाला, सब बिल्कुल मूर्तिमान हो गया सामने। कुछ प्रश्न हैं जो मैं पूछ लेता हूँ आपसे, आए हुए हैं। अनुराधा गुप्ता मैम का एक प्रश्न आया हुआ है, वो है, लतिका निरंतर अपने वर्तमान से लड़ती भागती रही, क्या इस कहानी को अतीत से मोह और वर्तमान सत्य के अस्वीकार की कहानी भी कहा जाना चाहिए? वर्तमान के जो सत्य के जो अस्वीकार जिसके बारे में बता रही अनुराधा जी, वो जो वर्तमान का सत्य है उसे वह अस्वीकार नहीं करती, लेकिन यह जरूर है कि वह अपने उस मोह को नहीं छोड़ती जो उसके जीवन साथ जुड़ करके आया। क्योंकि इस कहानी के भीतर एक वाक्य भी आता है कि मरे हुए के साथ मरा नहीं जाता। इसलिए लतिका का जो वर्तमान संदर्भ है, जो वो कॉलेज जो शिक्षिका है, यह उसका वर्तमान है। लेकिन जब अतीत का जो राग है उसके मन में अपने उस प्रेमी के प्रति, वह उसे छोड़ नहीं पा रहे। लेकिन इस छोड़ नहीं पाने के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि वर्तमान को अस्वीकार करते हैं, क्योंकि वर्तमान उसके सामने मिस्टर ह्यूबर्ट की तरह है, के साथ है, वर्तमान उसके सामने डॉक्टर मुखर्जी के साथ है, और वह जूली लड़की जो उसका वर्तमान है, जिसके पास वह अपना उसके प्रेमी के द्वारा लिखे प्रेम पत्र को वह उसे पहुंचा देती है। तो वह जो आलोक इस कहानी के आखिरी वाक्य में जो आता है, वह आलोक इस बात का संकेत करता है कि वह पत्र जो उसे प्रेम पत्र जो जूली को नहीं देना चाहती थी, और जूली को इसके लिए वो डांट भी लगाती है, लेकिन बाद में वह प्रेम पत्र उसे दे देती है। इसका मतलब है कि वह वर्तमान को स्वीकारने की स्थिति में धीरे धीरे पहुंच रही है। यह सच है कि कहानी की संरचना में कई बार दिखलाई देता है कि वो वर्तमान जो उसका है उसे वो खासा उदास है भी। लेकिन कहानी जहां पर कहानी अंत होती है, अंत से जब आप गुजरेंगे तो आपको लगेगा कि कहां की लतिका अपने जीवन में उस वर्तमान को धीरे धीरे स्वीकार की स्थिति में आती हुई प्रतीत होती है। और यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि निर्मल वर्मा ने अपनी इस कहानी के बारे में बताया भी था कि निर्मल वर्मा जब घूम रहे थे तो उन्हें एक हॉस्टल से लड़कियों के हंसने की आवाज उन्हें सुनाई दी थी, और कहते हैं कि निर्मल वर्मा ने उस लड़कियों के हंसने की आवाज जब सुनी तो उसी पल उनके मन में यह कौंधा, और ये जो कहानी की जो पूरी थीम है वह उस हंसी से वे प्राप्त करते हैं। तो जिस कहानी की बुनावट में हंसी मौजूद हो, और निर्मल वर्मा की चेतना में यह कहानी के बुनने से पहले वह हंसी का ख्याल है, तो यह हंसी का ख्याल दरअसल इस कहानी की पूरी संरचना में हमें दिखलाई देता है। लतिका के इस जीवन में यह हंसी वर्तमान के साथ जुड़ करके दिखलाई नहीं पड़ती है, लेकिन अतीत में जब उसका प्रेमी जीवित होता है तो जब भी वह रहती है उसके साथ में यह हंसी उसके पास मौजूद होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक प्रश्न जिस पे हम हमेशा जोर देते हैं इस समूह में, क्योंकि आप जानते हैं ये बौद्धिक बहसों और विचारधारात्मक बहसों की वजह से आज ऐसा है, आज नहीं बल्कि हमेशा से ऐसा है हिंदी साहित्य में, कि साहित्य से जुड़ने वाले विशुद्ध पाठक जब वो शुरू करते हैं साहित्य पढ़ना, और जब उन्हें समझ में आने लगते हैं कोई लेखक या उन्हें पसंद आने लगते हैं, फिर जब उन्हें पता चलता है कि आलोचना और दृष्टिकोण से, विचारधारात्मक लेंस से जब देखा जा रहा है तमाम साहित्यकारों को, तो जो खेमे बढ़ने लगते हैं, जो बहसें होने लगती हैं, उसकी वजह से उनका जो एक जुड़ाव आत्मीय है। कल गगन जी का जन्मदिन था और गगन जी ने एक बार रविन्द्रनाथ टैगोर जी के को याद करते हुए किसी आलेख में मेरे ख्याल से लिखा है कि वो कब होता है जब एक लेखक आपके एकांत में आपको इतना आत्मीय लगने लगता है कि आपके परिजन, आपका अपना परिवार आपको उतना आत्मीय नहीं लगता है।
तो वो जो विशुद्ध पाठक की अनुभूति है और वो जो आत्मीयता वो फील करता है, इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी को भी आमंत्रित करते हैं तो मन होता है कि ये सवाल ज़रूर आए कि निर्मल से आपका परिचय कैसे होता है उनके रचना संसार से, और आप उनसे प्रभावित कब होना शुरू होते हैं? वो कैसा रिश्ता बनता है? उसके बारे में कुछ बताएँ। ठीक कहा आपने वैभव जी। दरअसल एक जो पाठक है, एक एक पाठक किसी भी रचना के पास, किसी भी कृति के पास एक ईमानदारी के साथ उसे जाना चाहिए, और एक पाठक जितना ईमानदार होगा, रचनाएं उसे उतना अधिक आनंदित करेगी। यदि एक पाठक अपनी तमाम बाधाओं और अंतर बाधाओं के साथ उस कृति की तरफ जाएगा, तो वे बाधाएं कृति के पाठ में जाने से पहले उसे कई बार बाधित करेगी और कृति तक पहुंचने में कई तरह के अवरोध उत्पन्न करती है। वैसे भी हम सभी जानते हैं कि हम मनुष्य के तौर पर कितने निरे मनुष्य हैं। क्या वाकई निरा मनुष्य कोई है? आप पाएंगे दरअसल हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस राजनीतिक चेतना के भीतर अपनी सांसें लेते हैं, वह कहीं ना कहीं हमारे अवबोध को चाहे और अनचाहे प्रभावित करता है। और जब हम कृति के भीतर प्रवेश करते हैं, जब जाते हैं, तो वो चाहा या अनचाहा जो अनचाही धारणा है, वो कहीं न कहीं कृति के पन्नों में, शब्दों में, वाक्यों में हमें दिखलाई देने लगता है। और फिर हम अपने सोचे हुए, अपने देखे हुए, अपने समझे हुए को उस कृति के वाक्यों और शब्दों से जोड़कर देखने लगते हैं। इस कारण से कई बार ऐसा होता है कि कृति का जो पाठ है, वह पाठ हम अपने तरीके से करने लगते हैं। हम पाठ को पाठ के आलोक में नहीं कर पाते। और इसीलिए मैं कहता हूं कि निर्व्यक्तिक पाठ बहुत जरूरी है। किसी भी कृति का निर्व्यक्तिक पाठ बहुत जरूरी है। आप उसे किसी खास तरह के उस लेखक के प्रेम में आप जा करके उसकी कृतियों की तरफ पहुंचते हैं, तब आपको दिक्कत होती है, या आप उस कृति, उस लेखक की विचारधारा से या उस लेखक के होने के संदर्भों से असहमत होकर के पहुंचते हैं उस कृति की तरफ, तब उस दिक्कत होती है आपको समझने में उस कृति की। तो देखना यह है कि हम अपने आप को कितना निर्व्यक्तिक रख करके उस पाठ की तरफ जाएं। ये एक बड़ी चुनौती है। जब ये कह रहा हूं तो मैं जानता हूं कि एक बड़ी चुनौती है कि हम निर्व्यक्तिक होकर के किसी पाठ की, किसी कृति की तरफ कैसे जाएं। और जो पाठक इसको साध लेता है, अपनी इस निर्व्यक्तिकता को साध लेता है, वही ईमानदार पाठक किसी कृति का होता है। और वर्तमान समय में ऐसे ईमानदार पाठकों की बड़ी जरूरत है, जिसका अभाव धीरे धीरे होता जा रहा है। कई बार तो यह लगता है कि किसी उपन्यास या किसी कहानी को पढ़ने से पूर्व उस लेखक या उस कहानी के बारे में पहले से कुछ न जाना जाए। आपने कोई भी आलोचना नहीं पढ़ी है, ना ही उस लेखक के बारे में कोई जानकारी आपको। आपने सिर्फ एक किताब उठाई इस लेखक की और आपने उसकी कोई कहानी या कोई उसका उपन्यास पढ़ना शुरू कर दिया। आप उस तरह से पढ़ करके अगर आप देखें तो उससे मिलने वाला आनंद एक दूसरे किस्म का होगा। और यदि आपने उस लेखक के बारे में पहले से बहुत कुछ जान रखा है, उस रचना जिसको आप पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में बहुत कुछ आपने पहले से ही जान रखा है, तब जाकर के आप वो पढ़ेंगे तो आपके पढ़ने और उस पाठ को समझने के जो दरवाजे हैं, वो दरवाजे बहुत संकुचित हो जाएंगे। वह एक खास तरह के चौकटे में बंध जाएंगे। इसलिए कई बार ये लगता है कि किसी कृति की तरफ जाने की जो राह है, वो राह यह है कि हम निरे मनुष्य की तरह उस कृति की तरफ जाएं, न कि पहले से ही कुछ आग्रहों के साथ चलें। इसलिए वर्तमान समय में ईमानदार पाठक की बहुत जरूरत है, जिसका अभाव बहुत धीरे धीरे होता जा रहा है। वैभव जी। बिल्कुल, बिल्कुल। ये काफ़ी समय से लंबी समझ ये जब हमने शुरू भी किया है ये ऑब्वियसली ग्रुप,
तो ये समझ आया है और ये बहस काफ़ी समय से दिख भी रही है, जिसे मैं चाहता था समझना एक पाठक के नज़रिए से, क्योंकि ऑब्वियसली जो लोग हिंदी साहित्य से जुड़े लोग हैं, जो एकेडमिक्स में हैं और जो लेखक हैं या आलोचक हैं, उनके अपनी एक अलग समझ बनती है लगातार डील करते हुए इन मुद्दों से। लेकिन जो पाठक होते हैं थे, मेरे ख्याल से बस यही प्रश्न थे और बहुत बढ़िया व्याख्यान रहा। अब बस यही पे वाइंड अप करते हैं, समाप्त करते हैं इसे। जी ठीक। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद।